अब देखते हैं, जैसे आपको अभी मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड के डायनामिक्स को हम समझने जा रहे हैं। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स अल्टरनेटिव्स होते हैं जो सिमिलर कंज्यूमर नीड्स को फुलफिल करते हैं। ये गुड्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं और इनके प्राइसेस रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस को डिटरमाइन करते हैं। जब एक गुड एक्स का प्राइस बढ़ता है, कंज्यूमर चीपर सब्स्टिट्यूट वाई की तरफ स्विच करते हैं, जिससे वाई की डिमांड इंक्रीज होती है। ये कंज्यूमर बिहेवियर का प्रैक्टिकल आउटकम है जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है, जहां एक्स के प्राइस इंक्रीज से वाई रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और वाई की डिमांड का राइट की तरफ शिफ्ट होती है। ये डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। अब एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डाउनवर्ड स्लोप एंड ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व के शेप और उसके रीजंस को एक्सप्लेन करता है। इसको अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, इनकम अफेक्ट प्राइस चेंजेस का रिजल्ट है। जहां प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर का रियल परचेजिंग पावर कम हो जाता है, जिससे डिमांड घटती है। ये कंज्यूमर्स के बजट कॉन्स्ट्रेंट को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट प्राइस चेंजेस से होता है, जहां कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव गुड के बदले चीपर अल्टरनेटिव्स की तरफ मूव करते हैं। ये रिलेटिव प्राइस डिफरेंसेस के रिस्पॉन्स में डिमांड शिफ्ट को ड्राइव करता है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर कंज्यूमर्स का टेंडेंसी है अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने का बाय चूजिंग गुड्स जो कॉस्ट और बेनिफिट के बेस्ट बैलेंस देते हैं। ये डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप को रेशनल चॉइस के पर्सपेक्टिव से जस्टिफाई करता है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा देखो, अब देखते हैं गिफन गुड्स के, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक रेयर एक्सेप्शन है। ये यूनिक कंज्यूमर बिहेवियर को हाईलाइट करता है। देखो, गिफन गुड्स एक रेयर इन्फीरियर गुड्स हैं जिसके लिए नेगेटिव इनकम अफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करता है। ये टिपिकल कंज्यूमर बिहेवियर से अलग होता है, जहाँ प्राइस इंक्रीज डिमांड को इंक्रीज करता है। इसके रिजल्ट में जब गिफन गुड का प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होती है, जिससे पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व बनता है। ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट आता है और रेयर इकोनॉमिक फिनोमिना है। ये फिनोमिना टिपिकल लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, क्योंकि ये इनवर्स प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप को ब्रेक करता है। गिफन गुड्स एक्सेप्शनल केसेस हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन में ही देखे जाते हैं। गिफन गुड्स एक्सेप्शंस होते हैं और रियल वर्ल्ड मार्केट्स में रिलेटिवली अनकॉमन होते हैं। इनकी एग्जिस्टेंस लिमिटेड सिनेरियोज जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस में ही देखी जाती है। इन्फीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से कम होती है, इसीलिए इन्फीरियर गुड्स के साथ अब यानी ये जो क्वेश्चन गिफन गुड्स का आया था ना, ये इन्फीरियर गुड्स के साथ मैच को कहा था, सो ये नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को हाईलाइट करते हैं, जहां इनकम बढ़ने पर डिमांड घटती है। सो ये उसका गलत ऑप्शन थी और गलत आंसर था। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूजली इनकम इफेक्ट से मच लार्जर होता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर में प्राइस चेंजेस के रिस्पॉन्स को डोमिनेट करता है, जहां कंज्यूमर्स चीपर अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंजम्पशन पैटर्न्स में चेंज को रेफर करता है, जो रिलेटिव प्राइसेस के चेंज होने पर होते हैं। ये कंज्यूमर्स के टेंडेंसी को दिखाता है कि वो चीपर गुड्स को प्रेफर करते हैं जब प्राइस चेंज होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर्स रिलेटिवली चीपर गुड्स के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं जब दूसरे गुड्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये प्राइस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट इनकम चेंजेस के इम्पैक्ट से बड़ा होता है। ये रिलेटिव प्राइस चेंजेस के स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस को चीज़ हाईलाइट करती है। अगर हम गिफन गुड्स के केस में देखें
प्राइस राइज का इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा होता है। ये अनयूजुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है जहां इनकम इफेक्ट डिमांड को डराइव करता है। गिवन गुड्स रेयर इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच यूनिक रिलेशनशिप्स को एग्जिबिट करते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन के रूप में स्टैंड आउट करते हैं। टिपिकली लॉ ऑफ डिमांड के अनलाइक जो कहता है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, गिवन गुड्स इस पैटर्न को डिफाई करते हैं। ये ऑपोजिट बिहेवियर दिखाता है जहां प्राइस इंक्रीज डिमांड को बढ़ाता है। गिवन गुड्स के साथ इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डोमिनेट करता है। ये रियल इनकम के रिडक्शन के स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है जो डिमांड को ड्राइव करता है। ठीक है जी। इनकम इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज को रेफर करता है जो प्राइस चेंज से परचेजिंग पावर में चेंज के रिजल्ट में होता है। ये कंज्यूमर के रियल इनकम के इम्पैक्ट को मेजर करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज को रेफर करता है जो गुड के रिलेटिव प्राइस चेंज की वजह से होते हैं कंपेयर टू अदर गुड्स। ये प्राइस डिफरेंसेस के रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है। गिवन गुड्स के केस में प्राइस राइज कंज्यूमर के रियल इनकम में डिक्रीज का रिजल्ट देता है। ये परचेजिंग पावर के लॉस को हाईलाइट करता है जो डिमांड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके रिजल्ट में कंज्यूमर्स के पास कम परचेजिंग पावर होती है और वो गिवन गुड्स को हायर प्राइस के बावजूद ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये फोर्स्ड कंजम्पशन के यूनिक केसेस को समझाता है। रियल इनकम में डिक्रीज से कंज्यूमर्स के लिए गिवन गुड्स के यूजुअल सब्स्टिट्यूट्स अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये इनकम कंस्ट्रेंट्स के स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट को ये चीज़ अब एक्सप्लेन करती हैं। देखो, यूनिक इनकम इफेक्ट के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवर पावर करने की वजह से गिवन गुड्स का डिमांड प्राइस राइज के साथ एक्चुअली इंक्रीज हो सकता है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ये एक्सेप्शनल इकोनॉमिक बिहेवियर को चीज़ हाईलाइट करती है। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज अगेन रिलेटेड टू गिवन गुड्स। देखो, गिवन गुड्स को एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ जो इन गुड्स के यूनिक नेचर को एम्फसाइज करता है एज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। देखो, गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनके लिए नेगेटिव इनकम इफेक्ट पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवेट करता है। ये पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व बनता है। ये लॉ ऑफ डिमांड के रियर वायलेशन को समराइज करता है। जब गिवन गुड का प्राइस बढ़ता है, इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है जिससे हायर प्राइस के बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। ये गिवन गुड्स के काउंटर इंट्यूटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंज्यूमर्स यूजली स्पेंड only a small portion। इसके रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको अब करवाने जा रहा हूँ, जो पेपर में पूछा जाता है। देखो, कंज्यूमर्स अपने इनकम का सिर्फ छोटा पोर्शन किसी कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर के डाइवर्सिफाइड स्पेंडिंग पैटर्न को हाईलाइट करता है जो डिमांड डिसीजंस में इनकम इफेक्ट के लिमिटेड इम्पैक्ट को दिखाते हैं। इसका रीज़न में ये हाईलाइट होता है कि कंज्यूमर्स अपने इनकम वेरियस गुड्स और सर्विसेज पे एलोकेट करते हैं और किसी स्पेसिफिक कमोडिटी पे सिर्फ एक पोर्शन स्पेंड करते हैं। ये डाइवर्सिफाइड कंजम्पशन को एम्फसाइज करता है। ये इंडिकेट करता है कि रिलेटिव प्राइसेस में चेंजेस का कंजम्पशन चॉइसेस पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू ओवरऑल इनकम के चेंजेस। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के डोमिनेंस को रीइंफोर्स करता है। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू नॉर्मल गुड्स, लग्जरी एंड इंफीरियर गुड्स। इसके रिलेटेड अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मल गुड की इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड जीरो से ज़्यादा होती है। जब इनकम बढ़ती है, इन गुड्स का डिमांड इंक्रीज होता है जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड इनकम बढ़ने पर इंक्रीज होती है। इनकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड होती है जो कंज्यूमर परचेजिंग पावर के साथ डिमांड के डायरेक्ट रिलेशनशिप को दिखाती है।
नॉर्मल गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड जीरो से ज़्यादा यानी पॉजिटिव होता है। ये नॉर्मल गुड्स के बिहेवियर को समराइज करता है जहाँ इनकम ग्रोथ डिमांड ग्रोथ को ड्राइव करती है। फिर आते हैं लग्जरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड एक से ज़्यादा होती है। ये इंडिकेट करती है कि इनकम बढ़ने पर इनका डिमांड डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इंक्रीज होता है। लग्जरीज कमोडिटीज वो गुड्स होते हैं जो लग्जरी या हाई एंड कंजम्पशन से एसोसिएटेड होते हैं। इनका डिमांड इनकम बढ़ने पर प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिससे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होती है। लग्जरियस कमोडिटीज़ का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होता है। ये लग्जरी गुड्स के हाई रिस्पॉन्सिवनेस टू इनकम चेंजेस को समराइज करते हैं। नेसेसिटीज़ की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो और एक के बीच होती है, यानी जो तीसरा है ये इंडिकेट करती है कि इनका डिमांड इनकम बढ़ने पर इंक्रीज होता है लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम। नेसेसिटीज वो गुड्स होते हैं जो डेली लिविंग के लिए एसेंशियल होते हैं। इनका डिमांड इनकम के साथ इंक्रीज तो होगा लेकिन ये इंक्रीज प्रोपोर्शनेट से कम होता है, जिससे इनकम इलास्टिसिटी जीरो और एक के बीच रहे। ठीक है जी, नेसेसिटीज का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो और एक के बीच ही रहता है। ये नेसेसिटीज की मॉडरेट रिस्पॉन्सिवनेस टू इनकम चेंजेस को चीज़ समराइज करती है। अब आते हैं इंफीरियर गुड्स। वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड इनकम बढ़ने पर घटता है। इनकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जो इंडिकेट करती है कि कंज्यूमर्स हायर इनकम के साथ बेटर अल्टरनेटिव्स को प्रेफर करते हैं। इंफीरियर गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो से कम यानी नेगेटिव होता है। ये इंफीरियर गुड्स के यूनिक बिहेवियर को समराइज करता है, जहां इनकम इंक्रीज डिमांड को रिड्यूस करता है। अब एक और है क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू शॉपिंग गुड्स। ये भी एक प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, शॉपिंग गुड्स वो टेंजिबल गुड्स होते हैं जिनमें कंज्यूमर क्वालिटी, प्राइस और शायद स्टाइल को सेवरल स्टोर्स में कंपेयर करता है परचेज डिसीजन लेने से पहले। ये हाई इन्वॉल्वमेंट परचेजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। शॉपिंग गुड्स टेंजिबल गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर्स एक्टिवली सीक आउट, कंपेयर और इवेल्युएट करते हैं डिफरेंट स्टोर्स या सोर्सेज में परचेज डिसीजन से पहले। ये कंज्यूमर इंगेजमेंट और केयरफुल डिसीजन मेकिंग को हाईलाइट करता है। कंज्यूमर शॉपिंग गुड्स के लिए क्वालिटी, प्राइस और स्टाइल जैसे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल इवैल्यूएशन प्रोसेस को एम्फसाइज करता है, जो परचेज डिसीजंस को गाइड करता है। शॉपिंग गुड्स कन्वीनियंस गुड्स या अनसॉट गुड्स के कंपैरिजन में हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग और कंज्यूमर एफर्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। अगेन ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स इन्वॉल्वमेंट की, जो कंज्यूमर बिहेवियर में इन्वॉल्वमेंट के लेवल को एक्सप्लोर करते हैं। ये परचेज डिसीजन के कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, जब प्रोडक्ट को लो पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स वाला परसीव किया जाता है, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का लेवल लो होता है। ये लो वैल्यू या रूटीन परचेजेस के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट टिपिकली हाई होती है जब प्रोडक्ट हाई पोटेंशियल बेनिफिट्स, कंसिडरेबल सोशल इंपॉर्टेंस, अल्टरनेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन का लैक या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है। ये हाई स्टेक परचेजेस के कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को हाईलाइट करती है जी। ठीक है जी। अब कंज्यूमर्स, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अकेला कंज्यूमर के रिगार्डिंग, उसको मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। कंज्यूमर के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अब देखते हैं कंज्यूमर, जो कंज्यूमर बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटलाइन करते हैं। ये डिमांड एनालिसिस के फाउंडेशन में कंज्यूमर्स के रोल को क्लैरिफाई करता है। देखो, कंज्यूमर्स रेशनल होते हैं और लीनियर मैनर में सोचते हैं। ये अजम्पशन कहती है कि कंज्यूमर्स लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में डिसीजंस लेते हैं, मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी। कंज्यूमर्स को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो मार्केटर्स के डिजायर्ड मैसेजेस को बिलीव और इंटरनलाइज करें। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है, जो कंज्यूमर परसेप्शन शेप करते हैं। कंज्यूमर्स अपने थॉट और बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर्स के डिसीजंस कॉन्शियस और आर्टिकुलेटेड होते हैं, जो डिमांड एनालिसिस के लिए यूजफुल इंसाइट्स को प्रोवाइड करते हैं। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं
अब बात करते हैं करंट मार्केट डिमांड की, जो मार्केट डिमांड के एस्टिमेशन के की कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करती है। ये फर्म के प्लानिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। देखो, करंट मार्केट डिमांड एस्टिमेट करने के लिए नीचे दिए गए कंपोनेंट्स डिटरमाइन किए जाते हैं, लाइक जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मार्केट एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। टोटल मार्केट पोटेंशियल पूरे मार्केट के मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ये आइडियल कंडीशन में अचीवेबल सेल्स को एस्टिमेट करता है। एरिया मार्केट पोटेंशियल स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन में डिमांड के पोटेंशियल हैं। ये लोकलाइज्ड मार्केट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करता है। मार्केट शेयर फर्म के सेल्स का प्रोपोर्शन है कंपेयर टू टोटल मार्केट सेल्स। ये कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग और मार्केट डोमिनेंस को मेजर करता है। अब मार्केट शेयर को थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखो, मार्केट शेयर में मेंटेन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती हैं और मार्केट फॉलोअर का स्ट्रेटजी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को हाईलाइट करता है। काउंटर फीटिंग स्ट्रेटजी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के इमिटेशन या काउंटरफीट वर्जन्स प्रोड्यूस और सेल करने को रेफर करती है। ये जनरली इलीगल और अनएथिकल मानी जाती है और मार्केट शेयर के लिए रिस्की अप्रोच है। ठीक है जी। स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटजी स्पेसिफिक नीच या मार्केट सेगमेंट पे फोकस करती है जहां कंपनी डिफरेंशिएट और एक्सेल कर सकती है। ये यूनिक पोजीशनिंग के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करती है। काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटिव मूव्स के रिस्पॉन्स में काउंटर अटैक्स लॉन्च करने को इन्वॉल्व करती है। ये अग्रेसिव रिस्पॉन्स मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें डिफेंसिव मेजर्स शामिल हो सकते हैं, जैसे प्राइसेस रिड्यूस करना, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना या मार्केट एफर्ट्स को बढ़ाना ताकि लॉस्ट मार्केट शेयर रीगेन हो सके। ये स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट करती है। प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव मेजर लेने को इन्वॉल्व करती है ताकि पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर करने से पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिक्योर हो। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज को एम्फसाइज करती है। ये इनोवेटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट या न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन के थ्रू किया जा सकता है। ये प्रोएक्टिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज को हाईलाइट करती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं नैश इक्विलिब्रियम। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो गेम थ्योरी का एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है और मार्केट स्ट्रेटजीज के एनालिसिस में यूज होता है। गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर इकोनॉमिक एक्टर अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करता है कंसीडरिंग दूसरे एक्टर्स के चूज एंड स्ट्रेटजीज। ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। नैश इक्विलिब्रियम में कोई प्लेयर यूनिलेटरली अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का इंसेंटिव नहीं रखता क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे प्लेयर्स के चॉइसेस के गिवन बेस्ट चॉइस कर चुका है। ये स्टेबल आउटकम्स को हाईलाइट करता है। ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिशियन जॉन नैश के नाम पे है, जिन्होंने इसे गेम थ्योरी के पायोनियरिंग वर्क में इंट्रोड्यूस किया। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के थ्योरेटिकल फाउंडेशन को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर प्लेयर ने दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजी के गिवन अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी चूज की है। ये म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स को समराइज करता है। अब बात करते हैं प्रिजनर्स डायलेमा की, जो गेम थ्योरी का एक फेमस सिनेरियो है जो मार्केट कंपटीशन को एक्सप्लेन करता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगर फर्म्स डिसप्रोपोर्शनेटली पावरफुल है तो मार्केट लीडर पहला मूव करता है और 2/3 मार्केट शेयर कैप्चर करता है, जबकि फॉलोअर फर्म सिर्फ 1/3 मार्केट शेयर पाती है। ये पावर डायनामिक और फर्स्ट मूवर एडवांटेज को हाईलाइट करता है। अब देखते हैं मार्केट लीडर जो मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर्स के स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करता है। फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रीएम्प्टिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस और काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजीज टिपिकली मार्केट लीडर यूज करता है। ये डिफेंसिव अप्रोचेस मार्केट डोमिनेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन है। मार्केट लीडर मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर होता है जिसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर होता है और वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड सेट करता है। ये मार्केट लीडरशिप के इन्फ्लुएंस को चीज़ हाईलाइट करती है। अपनी पोजीशन मेंटेन करने और कंपटीशन को फेंड ऑफ करने के लिए मार्केट लीडर वेरियस डिफेंसिव स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉय करता है। ये कॉम्पिटिटिव रेसिलेंस को एम्फसाइज करती है।
इन स्ट्रेटजीज में शामिल है फ्लैंकिंग डिफेंस, यानी वीक या वल्नरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट करना, प्रीएम्प्टिव डिफेंस, कॉम्पिटिटर्स के मूव्स एंटिसिपेट और काउंटर करना, मोबाइल डिफेंस, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ अडाप्ट करना, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस, नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना, और काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस यानी कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट एग्रेसिव एक्शंस को लॉन्च करना। ये मल्टीफेसेटेड डिफेंस अप्रोचेस को डिटेल आउट करती है चीज। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन की, जो प्रोडक्शन के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लोर करता है। अगर CES प्रोडक्शन फंक्शन में स्केल पैरामीटर एक से ज्यादा यानी R इज ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को एग्जिबिट करता है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ग्रोथ को हाईलाइट करता है जब इनपुट्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। CES प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट्स जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक्स को कैप्चर करता है। ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ कैरेक्टराइज होता है इनपुट्स के बीच। ये इनपुट्स के इंटरचेंजेबिलिटी को मेजर करता है, एंश्योरिंग कंसिस्टेंट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। CES प्रोडक्शन फंक्शन में स्केल पैरामीटर यानी R इनपुट्स के बीच सब्स्टिट्यूटेबिलिटी या कॉम्प्लीमेंटैरिटी का डिग्री डिटरमाइन करता है। ये इनपुट्स के रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। जब R एक से ज़्यादा होता है, ये इनपुट्स के बीच रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडिकेट करता है। ये प्रोडक्शन में इनपुट्स के इंटरचेंजेबिलिटी को हाईलाइट करता है। रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्टेक्स्ट में स्केल पैरामीटर क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये प्रोडक्शन आउटपुट के रिस्पॉन्स को इनपुट्स के प्रोपोर्शनल इंक्रीज के अगेंस्ट मेजर करता है। रिटर्न्स टू स्केल ऑल इनपुट्स में प्रोपोर्शनल इंक्रीज और उसके रिजल्टिंग आउटपुट इंक्रीज के रिलेशनशिप को रेफर करता है। ये प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। अगर स्केल पैरामीटर एक से ज़्यादा है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की सिचुएशन सिग्निफाई करता है। ये प्रोडक्शन के डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ को हाईलाइट करता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि ऑल इनपुट्स में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज से आउटपुट में ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड होता है, आउटपुट हायर रेट पे इंक्रीज होता है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ग्रोथ को एम्फसाइज करता है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिकेट करता है और सजेस्ट करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है जब ऑपरेशंस का स्केल ग्रो करता है। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के एडवांटेजेस को हाईलाइट करता है। अब सेकंड आता है, बात करते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, जो प्रोडक्शन के वाइडली यूज्ड मॉडल को एक्सप्लोर करता है। इसको अब हम समझते हैं। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अब जो मैं पहले आपको लिख ही देता हूं, Q इज इक्वल टू A K ठीक है, दैट इज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जहां Q आउटपुट है, K कैपिटल, L लेबर, A एक कांस्टेंट है और स्मॉल a एंड B कैपिटल और लेबर के आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं रिस्पेक्टिवली। ये प्रोडक्शन के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अंडरलाइंग रिटर्न्स टू स्केल आउटपुट इलास्टिसिटी के सम यानी A प्लस B से डिटरमाइन होता है। ये प्रोडक्शन के स्केलेबिलिटी को मेजर करता है बेस्ड ऑन इनपुट्स का कंट्रीब्यूशन। अगर फर्स्ट A प्लस B इज ग्रेटर देन 1, अगर A प्लस B एक से ज़्यादा है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करता है। ये डिसप्रोपोर्शनेट आउटपुट ग्रोथ को हाईलाइट करता है जब इनपुट्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। इसका मतलब है अगर कैपिटल और लेबर दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ाए जाते हैं तो आउटपुट हायर प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करता है। दूसरे शब्दों में, इनपुट्स को डबल करने से आउटपुट डबल से ज़्यादा इंक्रीज होता है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडिकेट करता है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ग्रोथ को एम्फसाइज करता है।
लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट क्वांटिटी यानी क्यू और प्रोडक्शन में यूज किए इनपुट्स के कॉम्बिनेशन के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। ये फ्लेक्सिबल इनपुट एडजस्टमेंट्स को कैप्चर करता है। ये फर्म की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है इनपुट जैसे लेबर और कैपिटल को एडजस्ट करने की प्रोडक्शन लेवल्स में चेंजेस के रिस्पॉन्सेस में। ये लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। Q इज इक्वल टू ए के पावर ए एल पावर बी एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें लेबर और कैपिटल दोनों इनपुट शामिल हैं। ये प्रोडक्शन के कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल को दिखाता है। पैरामीटर्स ए और बी कैपिटल और लेबर के रिस्पेक्ट में आउटपुट इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। जो छोटे ए और बी हैं ये इनपुट्स के कंट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं आउटपुट जनरेशन में। ये प्रोडक्शन फंक्शन कैपिटल और लेबर इनपुट्स को एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है डिफरेंट आउटपुट लेवल्स अचीव करने के लिए लॉन्ग रन में। ये प्रोडक्शन प्लानिंग के अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो कॉमनली इकोनॉमी में इनपुट्स यानी कैपिटल के और लेबर एल और आउटपुट क्यू के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, उसका जनरल फॉर्म ये दिया गया जो मैंने अभी मेंशन किया है। ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है प्रोडक्शन एनालिसिस के लिए। ठीक है जी। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जनरल फॉर्म जहाँ क्यू आउटपुट जो कैपिटल ए है वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, बड़ा के कैपिटल, बड़ा लेबर और छोटे ए और बी आउटपुट इलास्टिसिटी हैं। ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर प्रोडक्शन डायनामिक्स को कैप्चर करता है। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आया है। जहाँ एक बार फिर आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। देखो जहाँ क्यू आउटपुट है, बड़ा ए कांस्टेंट फैक्टर है जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, बड़ा की कैपिटल इनपुट, बड़ा लेबर इनपुट और छोटे ए और बी कैपिटल और लेबर के आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं। ये कंपोनेंट्स प्रोडक्शन फंक्शन के कोर एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है कि इनपुट्स में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज से आउटपुट में मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करता है। मैथमेटिकली ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है जब एक्सपोनेंट्स का सम यानी a प्लस बी एक से ज़्यादा होता है छोटे a और b का। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के मैथमेटिकल क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। ठीक है जी। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो वाइडली यूज्ड इकोनॉमिक मॉडल है प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें एक्सपोनेंट्स ए और बी कह लो या अल्फा बीटा कैपिटल और लेबर के आउटपुट इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनपुट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को क्वांटिफाई करता है। यानी यहाँ पे अल्फा और बीटा भी यूज हो सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन 2 बार आया है, या 2 बार नहीं बहुत बार प्रीवियस पेपर्स में ही आया है। उसकी एक सेकंड फॉर्म है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के जनरल फॉर्म है ये, जो प्रोडक्शन रिलेशनशिप के स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है। जहां जो y है, जहां अब जो इसकी सेकंड फॉर्म थी इसमें आगे y था, y इज इक्वल टू ए उसका एक्सपोनेंट अल्फा, एल उसका एक्सपोनेंट बीटा। ठीक है जी। ये फॉर्म थी जो इसमें जो y था वो टोटल आउटपुट है, a टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, k कैपिटल एल लेबर और अल्फा बीटा आउटपुट इलास्टिसिटीज। ठीक है जी। जब हम कंपोनेंट्स के डेफिनेशन अब दिए गए, मैं कंपोनेंट्स का एक बार फिर आपको डेफिनेशंस को रिपीट कर देता हूं जो इसके जो फंक्शन के एलिमेंट्स को क्लैरिफाई करेंगे। देखो y टोटल आउटपुट या प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट है। ए एक स्केलिंग फैक्टर है या टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ओवरऑल लेवल को कैप्चर करता है। कि कैपिटल इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोडक्शन में कैपिटल रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब इसमें जो एल है लेबर इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोडक्शन में ह्यूमन रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है। अल्फा और बीटा एक्सपोनेंट्स हैं जो कैपिटल और लेबर के रिस्पेक्ट में आउटपुट इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। ये इनपुट्स के रिलेटिव इम्पैक्ट को मेजर करता है। जब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में एक्सपोनेंट्स अल्फा प्लस बीटा का सम 1 से ज़्यादा होता है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडिकेट करता है। ये प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी के हाई पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। इसका मतलब है कि अगर कैपिटल और लेबर दोनों सर्टेन प्रोपोर्शन में बढ़ाए जाते हैं तो टोटल आउटपुट ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बेनिफिट को रीइंफोर्स करता है। इसकी वजह को समझने के लिए एक सिनेरियो कंसीडर किया जाता है जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लॉजिक को एक्सप्लेन करता है। अगर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं और उनका सम 1 से ज़्यादा है तो ये इम्प्लाई करता है कि आउटपुट कैपिटल
और लेबर इनपुट के इंक्रीजेस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ये इनपुट्स के हाई इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। दोनों इनपुट्स को प्रोपोर्शनेटली बढ़ाने से आउटपुट में लार्जर इंक्रीज होता है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडिकेट करता है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसीज के ग्रोथ को दिखाता है। ये सजेस्ट करता है कि जब प्रोडक्शन का स्केल एक्सपैंड होता है, पोटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, जैसे इम्प्रूव स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी या रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन, जो हायर ओवरऑल आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में एक्सपोनेंट्स अल्फा और बीटा की वैल्यूज 1 से कम या इक्वल टू 1 भी हो सकती हैं। ये डिफरेंट रिटर्न्स टू स्केल के सिनेरियोज को कवर करता है। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इंडिकेट करते हैं, जहां इनपुट्स में प्रोपोर्शनल इंक्रीजेस से आउटपुट में प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है। ये बैलेंस स्केलेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से कम है, लाइक अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को सजेस्ट करता है, जहां इनपुट्स में प्रोपोर्शनल इंक्रीज से आउटपुट में प्रोपोर्शनली स्मॉलर इंक्रीज होता है। ये डिमिनिशिंग एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। सिर्फ जब अल्फा प्लस बीटा 1 से ज़्यादा है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल सिग्निफाई करता है, जहां इनपुट्स में प्रोपोर्शनल इंक्रीज से आउटपुट में प्रोपोर्शनली लार्जर इंक्रीज होता है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के यूनिक केसेस को एम्फसाइज करता है। एस्टिमेटेड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक और क्वेश्चन है, उसको मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया था Q इज इक्वल टू 10K पावर 0.6 L पावर 0.8, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को ये इंडिकेट करता है। ये स्पेसिफिक पैरामीटर्स के थ्रू स्केलेबिलिटी को क्वांटिफाई करता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में एक्सपोनेंट्स 0.6 एंड 0.8 कैपिटल के यानी लेबर L के रिस्पेक्ट में आउटपुट इलास्टिसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनपुट्स पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को मेजर करता है। इन एक्सपोनेंट्स का सम यानी 0.6 प्लस 0.8, 0.6 प्लस 0.8 दैट इज इक्वल टू 1.4, एक से ज़्यादा है, जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडिकेट करता है। यह मैथमेटिकल कंफर्मेशन देता है हाई स्केलेबिलिटी का। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि जब कैपिटल और लेबर दोनों प्रोडक्शन प्रोसेस में बढ़ाए जाते हैं, आउटपुट फास्टर रेट पे इंक्रीज होता है, जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देता है। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ग्रोथ को समराइज करता है। होप सो बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने ये करवाया है, क्योंकि जो ये कॉप डगलस है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत आएगा ही आएगा, एक ना दूसरी फॉर्म में ये पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, अब देखते हैं स्टेप्स टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, जो डिमांड फोरकास्टिंग के सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच को आउटलाइन करते हैं। ये बिजनेस प्लानिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करना इन्वॉल्व करता है। स्टेप 1 डिमांड फोरकास्टिंग प्रोसेस के गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना, जैसे फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्ट करना या प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना। ये फोरकास्टिंग के पर्पस को सेट करता है। टाइम पर्सपेक्टिव डिटरमाइन करना इन्वॉल्व करता है कि डिमांड फोरकास्ट किस टाइम पीरियड के लिए चाहिए, वेदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। ये फोरकास्टिंग के स्कोप को डिफाइन करते हैं। तीसरा अगर बताऊं, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए मेथड चूज करना इन्वॉल्व करता है एप्रोप्रिएट टेक्निक सेलेक्ट करना बेस्ड ऑन डाटा अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स और प्रोडक्ट के नेचर पे। ये मेथडोलॉजी के सिलेक्शन को हाईलाइट करता है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट डाटा कलेक्शन और एडजस्टमेंट इन्वॉल्व करता है रेलेवेंट डाटा गैदर करना, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल सेल्स डाटा, मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स। डाटा को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है आउटलायर्स या अनोमलीज कंसीडर करके। एस्टिमेशन और इंटरप्रेशन ऑफ रिजल्ट्स में इन्वॉल्व होता है चूजन फोरकास्टिंग मेथड को कलेक्टेड और एडजस्टेड डाटा पे अप्लाई करना फोरकास्ट जनरेट करने के लिए। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना और डिसीजन मेकिंग के इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आज के लास्ट सेशन पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक सॉरी, दैट इज डिमांड फॉर लेबर। देखो, कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म में लेबर का डिमांड वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से डिटरमाइन होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
ये लेबर के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करता है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एडिशनल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है जो फर्म एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करके जनरेट करती है। ये लेबर के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को मेजर करता है। फर्म्स अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के एम रखती हैं बाय लेबर हायर करना टू द पॉइंट जहां वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट के इक्वल है। ये ऑप्टिमल हायरिंग डिसीजन को डिफाइन करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट से ज़्यादा है तो एडिशनल लेबर हायर करना फर्म के रेवेन्यू को कॉस्ट से ज़्यादा इंक्रीज करता है जिससे हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं। ये हायरिंग इंसेंटिव्स को हाईलाइट करता है। दूसरी तरफ अगर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट से कम है तो एडिशनल लेबर हायर करना रेवेन्यू से ज़्यादा कॉस्टली होता है और फर्म लेबर डिमांड रिड्यूस करती है। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को एम्फसाइज करता है। सो इससे होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। आज का सेशन हमारा होता है कंप्लीट। होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स से हमने स्टार्ट की हुई है। इवन रिवीजन सीरीज भी यूट्यूब पे चल रही है। सो करते आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।